आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से यूपीपीसीएस का सी सेट करेंगे। ठीक है, सी सेट, और ये हमारा 2012 का है। ठीक है, और 2012 का आज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है 2012 से लेके 2024 तक का हिंदी का जो है सारा क्वेश्चन जो है कवर किया जा चुका है। और ये 2025 का जो आरोप की हिंदी आती है उसको भी मतलब कंप्लीट करवा दिया गया है। आप लोग जाकर के उसे देख लीजिएगा। और आज हम अपना ये 2012 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 13वां क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर से जो है हिंदी पूछा हुआ है। दिया है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है। तो प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो देखिए इसमें से विलोम पूछा है और वो भी गलत पूछा है। ठीक है, कौन सा गलत विलोम है। तो देखिए पुरस्कार का तिरस्कार ये तो सही है, भूत का भविष्य होता है और मूक का वचाल। लेकिन ऑप्शन ए जो है प्रवेश का नवेश ये नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 14 नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ। 14 नंबर पे दिया है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसमें पहला दिया है कि साधुओं की संगति छोड़ देना, या वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, या भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, या गृहस्थ के झंझटों में फंस जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी काम को करना था उसको छोड़ करके किसी और काम में लग जाना है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है पे ध्यान देना है। तो इसमें क्या पूछा है, कमल का नहीं है। ठीक है, तो देखिए राजीव, कुवलय, जलद, अम्बुज। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राजीव कमल का पर्यायवाची होता है और कुवलय भी होता है। अम्बु, अम्बुज मतलब तो जो जल में जन्म लेता हो। तो कमल जो है वो जल में ही रहता है, तो डी भी होगा। लेकिन ये जलद है ना, तो जलद, जलद मतलब जल होता है, और दा मतलब देने वाला। ठीक है, दा मतलब देने वाला। तो जल देने वाला कौन होता है, जल देने वाला बादल होता है। तो ये जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी और सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर यही जलज होता तब जाके वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर पे। तो स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ, या सर्वोपरि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वयंभू। ठीक है, तो देखिए भू मतलब होता उत्पन्न होना। ठीक है, उत्पन्न होना, और स्वयं मतलब स्वतः ही बोलिए या खुद बोलिए, जो अपने आप उत्पन्न होता है। तो स्वावलंबी तो नहीं होगा, स्वतः उत्पन्न ये होगा, और सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, सर्वोपरि नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर पे दिया है, सॉरी 17 पे तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तौ धन लीन, तल धन लीन, ततः धन लीन, या तद धन लीन। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तत् धन लीन। आगे देखते हैं तो 18th में दिया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए ये शा, शा, शा और हा है। ठीक है, और ये ता, था, द, धा है। ठीक है, और टा, ठा, डा, ढा है, और ये चा, छा, जा, झा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा संघर्ष ओस में व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। ठीक है, ये देखिए जिसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, मतलब ये साउंड मूर्धा से करता है। ठीक है, और इसको कौन सा सा बोलते हैं, इसको दंत सा बोलते हैं, दंत सा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको तालव्य सा। ठीक है, तालव्य सा। ठीक है,
ये ऊंचा राजस्थान भी पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये सब स्पर्शी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 19 नंबर पे दिया है कि सदैव शब्द जो है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो इसमें यड़ संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सदैव में देखिए सदा प्लस ए है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से आ मिल जाएगा, यहाँ से ए मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आई बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चला जाएगा वृद्धि में। अगर ओ की मात्रा दिखे तो वहां पे गुण संधि होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 20 नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। देखिए हर चीज में मतलब हर ऑप्शन में कोई ना कोई कार्य हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ए जो है शिशु सो रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 में दिया है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्रिया के साथ जो है कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। आगे देखते हैं 22 में। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो देखिए शब्द जो है अविकारी हैं, ठीक है। और जो दो शब्दों अथवा वाक्यों और खंडों को जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण शब्द या समुच्चय बोधक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये संबंध बोधक, ठीक। आगे देखते हैं 23 पे। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अघोष वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं 24 में। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। तो जानने की जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु होता है, ठीक। देखिए दिया है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए निर्देश दिया हुआ है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए उत्तर अवतरण के आधार पर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं गद्यांश में क्या दिया हुआ। तो ईर्ष्या में प्रयत्नोपदीन शक्ति जो है बहुत कम होती है, उसमें वह वेग नहीं होता है जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते, तभी हार मारकर दूसरे की स्थिति की ओर बार बार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति ना होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी रहने पर भी बुरी नहीं दिखाई देती, ठीक है। अपनी स्थिति को ज्यों की त्यों रखकर सापेक्षिकता द्वारा संतोष लाभ का ढीला यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं है तो और क्या है। जो वस्तु उज्जवल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहाँ तक संतोष कर सकते हैं। जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है उसे ना तो नैराश्य और ना ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति के मिलान करते रहने की फुर्सत है, ठीक है। ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनंतता से लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। जिससे ईर्ष्या
जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर उस ईर्ष्या का प्रभाव क्या पड़ता है वह भी देख लेना चाहिए। ईर्ष्या अप्रेष्य मनोविकार है। किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लगते। दूसरे को ईर्ष्या करते देखकर हम उससे घृणा करते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोगकर हम उस पर क्रोध करते हैं, जिससे अधिक अनिष्टकारिणी शक्ति होती है। ठीक है। अतः ईर्ष्या अतः ईर्ष्या ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है। इससे इस बात का आभास होता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म है। ठीक है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुंचाया, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुंचाना सामाजिक न्याय नहीं है, अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है, क्योंकि निरपराध व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है। ठीक है। ये हमारा गद्यांश था। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा आप लोग एक बार इसको रोक करके फिर से पढ़िएगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक बार इसको इरेज कर ले, 1 मिनट दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो दिया है 25 पे उपयुक्त अवतरण के अनुसार क्या है। तो ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में अधिक वेग होता है, ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होता है। जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता। क्रोध और ईर्ष्या में बराबर वेग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होता है। आगे देखते हैं। तो 26 नंबर पे दिया है कि जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वह हरदम दूसरों की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करता रहे, या निराश होने का समय नहीं मिलता। क्रोध करने से बचे रहने का अवसर मिलता है, किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। ठीक है। इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वह हरदम दूसरों की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करे। ठीक है। आगे देखते हैं। 27 नंबर पे दिया किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, उस पर क्रोध करने लगते हैं, उससे बदला लेने की भावनाओं को जन्म देने लगते हैं, या उससे घृणा करने लगते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरों को ईर्ष्या करते देख कर हम उससे घृणा करते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि 28 में ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से ईर्ष्या की जाए, ईर्ष्यालु को दंडित किया जाए, आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए, ईर्ष्यालु को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए। आगे देखिए फिर से पैसेज दिया हुआ देखिए प्रश्न 29 से 32 के लिए निर्देश दिया गया। नीचे दिए हुए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न 29 से 32 के उत्तर गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर दीजिए। ठीक है। अब गद्यांश को पढ़ते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने लौह निर्मित भीम को अपने अंक में भरकर चूर चूर कर दिया था, वैसे ही प्रायः पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। पर इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि रविंद्र के प्रत्यक्ष दर्शन ने मेरी कल्पना प्रतिमा को अधिक दीप्त सजीवता दी, उसे कहीं से खंडित नहीं किया। पर उस समय मन में कुतूहल का भाव ही अधिक था, जो जीवन के शैशव का प्रमाण है। दूसरी बार जब उन्हें शांति निकेतन में देखने का सुयोग प्राप्त हुआ, तब मैं अपना कर्म क्षेत्र चुन चुकी थी। वे अपनी मिट्टी की कुटी
में बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में अपनी उज्ज्वल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्मा शिल्पी हो। तीसरी बार उन्हें रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा। जीवन की संध्या बेला में शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील देखकर न कुतूहल हुआ न प्रसन्नता, केवल एक गंभीर विषाद की अनुभूति से हृदय भर आया। हिरण्यगर्भा धरती वाला हमारा देश भी कैसा विचित्र है। जहाँ जीवन शिल्प की वर्णमाला भी अज्ञात है, वहाँ वह साधनों का हिमालय खड़ा कर देता है, और जिसकी उंगलियों में सृजन स्वयं उतरकर पुकारता है, उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर जाता है। निर्माण की इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि शिल्पी और उपकरणों के बीच में आग्नेय रेखा खींचकर कहा कि कुछ नहीं बनता या सब कुछ बन चुका है। ठीक है, ये हमारा पैसेज था। अभी इसको एक बार साफ कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग पैसेज को करिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद पैसेज को रीड करेंगे तो इससे ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ 29 में, इस गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। धृतराष्ट्र को भ्रम हो गया था। कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। कल्पना निर्मित शरीर असत्य है और पार्थिव शरीर सत्य है, या कवींद्र रवींद्र के दर्शन से लेखिका का भ्रम मिट गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या बोल रहा है 30 नंबर पे, अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर लेखिका को विषाद क्यों हुआ। इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा है। इसलिए कि टैगोर भीख मांगने पर मजबूर हुए। इसलिए कि अच्छे कार्य के लिए भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। इसलिए कि लोग कला में विशेष रुचि नहीं रखते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा है। आगे देखते हैं 31 में। 31 में क्या कह रहा है कि इस गद्यांश में लेखिका पाठकों को क्या बतलाना चाहती है। कल्पना जगत और वास्तविक जगत का भेद, रविन्द्रनाथ ठाकुर की संक्षिप्त परिचय, भारतवर्ष के लिए शांति निकेतन का अवदान, टैगोर जैसे कलाकार की वृद्धावस्था में साधनहीनता पर दुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कल्पना जगत और वास्तविक जगत का भेद। आगे देखते हैं, आगे दिया है 32 पे कि गद्यांश का केंद्रीय भाव निम्नलिखित में से किस कथन में है। ठीक है, तो किस कथन में है, महान लोगों को भी सत्कार्य हेतु धन एकत्र करने के लिए भीख मांगना पड़ जाता है। बी में दिया है कि भारत जैसे विशाल देश में भी शिल्प कार्य के लिए धन की कमी है। और सी में दिया है धन के बिना किसी संस्था का संचालन नहीं हो सकता। डी में दिया है बड़े लोगों को किसी संस्था के लिए धन एकत्र करने में कठिनाई नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। ठीक है, भारत जैसे विशाल देश में भी शिल्प कार्य के लिए धन की कमी है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर से पैसेज दिया हुआ। देखिए आगे दिया हुआ कि प्रश्न संख्या 33 से 36 के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 33 से 36 तक के उत्तर जो है गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर दीजिए। ठीक है, तो दिया है कि भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं अपने समय पर आती हैं और पर्याप्त काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह धरती सस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ का नागाधिराज हिमालय कवियों को सदा
प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती रही हैं। यहाँ कृत्रिम धूप रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। प्रकृति प्रेम के कारण ही यहाँ के लोग पत्तों में खाना पसंद करते हैं। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। यहाँ पशु पक्षी लता गुल्म और वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग बन गए थे। ठीक है, ये हमारा पैसेज जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में दिया है 33 नंबर पे कि इस गद्यांश में सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है। हरी भरी घासों वाले, हरी भरी फसलों वाले, श्यामल वृक्षों वाले या हरे भरे वन प्रदेश वाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हरी भरी फसलों वाले। 34 पे देखते हैं तो दिया है कि भारतीय मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते हैं। इसलिए कि वे संन्यास ले लेते थे, इसलिए कि जंगल में फल फूल कंदमूल अधिक मिलते थे, इसलिए कि जंगल में वे निर्द्वंद रहते थे, इसलिए कि वे प्रकृति प्रेमी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, इसलिए कि जंगल में फल फूल कंदमूल अधिक मिलते थे। अब 35 में दिया है कि गुल्म का क्या तात्पर्य है। तो गुल्म का क्या तात्पर्य है, फूल, झाड़, फल, गुच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी है। ठीक है, झाड़। अब आते हैं 36 पे। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हिमालय के महत्व से, प्रकृति प्रेम से, ऋतु वर्णन से, वृक्षारोपण से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकृति प्रेम से। ठीक है, इस तरीके से हमारा 2012 का भी समाप्त हो चुका है।